हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको याद है, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह ही आज भी अपन ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक प्रदेश, जो कि प्रत्येक कंपटीशन में आता है। रेलवे हो, आरपीएससी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सा भी कंपटीशन हो, इधर से राजस्थान पुलिस वगैरह हो, हैं कर्मचारी चयन आयोग से होने वाले कंपटीशन हो, उन सब में एक तरह से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आने वाली जो सीईटी परीक्षा है उसमें भी राजस्थान भूगोल के साथ साथ में भारत का भूगोल एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या नाम से फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपन ने पिछली क्लासों में जो भारत के भौतिक प्रदेशों में बांटा है, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है जो आपके सामने है। और इन भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले अपन ने लिया है हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश को भी अपन ने पिछली क्लास में 4 मुख्य भागों में बांट करके अध्ययन किया। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 मुख्य भागों में बांट करके हिमालय प्रदेश को का अपन ने वर्गीकरण किया है। अब एक एक करके अपन उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप लोग इस चैनल को बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें, ताकि समय समय पर नई अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके और अधिक से अधिक बच्चों को तक पहुंचाई जा सके। आप लोग इससे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो लीजिए, बिना देरी के अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे अपन उसी हिमालय प्रदेश के जो 4 पार्ट पढ़े थे उसमें से एक पार्ट पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय एक तरह से इस प्रकार से हिमालय प्रदेश का ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है ये अलग है, ये वाला भाग है वह अलग है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो भाग है ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो भाग है ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है और ये शिवालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांट करके पढ़ा है। और ये हिमालय की जो वर्गीकरण है वह समुद्र तल से ऊंचाई के होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया है। तो ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय प्रदेश का वह भाग जो सबसे ऊंचा है, उन पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति के बारे में भूगर्भ शास्त्री इस प्रकार से बताते हैं कि जब हिमालय की रचना हुई, इंडियन पार्ट और ये यूरेशियन जो प्लेट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट की उत्तर की ओर खिसक जाने से इसके मध्य में जो टेथिस भूसन्नति में जमा तलछट था वो तीव्र गति से ऊपर की ओर उठ करके और सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में आकर के कठोर रूप धारण कर लेता है, पर्वतीय रूप धारण कर लेता है।
उससे ट्रांस हिमालय की रचना हुई। ठीक है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और हिमालय प्रदेश की रचना के सबसे पहले इसकी रचना हुई, ये विशेषता है। और दूसरी विशेषता है ये हिमालय प्रदेश की सबसे ऊंची है। ठीक है, दूसरी हिमालय प्रदेश से सबसे पहले निर्माण हुआ, इनका सबसे पहले निर्माण हुआ और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां जो हिमालय प्रदेश में मिलती है वह इसी प्रकार के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है और हिमालय पर्वत के उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपके समझने में आ गया होगा ट्रांस हिमालय हिमालय प्रदेश का वह पर्वत क्षेत्र है जो सर्वाधिक ऊंचा है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि हिमालय प्रदेश से के निर्माण से सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है। और दूसरी विशेषता क्या है कि इनका निर्माण भूगर्भ शास्त्रियों और प्रमाणों के आधार पर इस प्रकार से बताया जाता है कि यूरेशियन प्लेट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में इंडियन प्लेट, दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ था और उस टेथिस भूसन्नति में दोनों तरफ से आने वाली नदियों के द्वारा निरंतर हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों तक, एक तरह से लाखों वर्षों तक उसमें तलछट जमा होता गया। तलछट क्या होता है? नदियों के द्वारा लाए हुआ अपरदनात्मक कंकड़ पत्थर और जितने भी मलबा जो साथ में बहा करके रहता है उन सबको तलछट कहा जाता है। तो तलछट जमा होता रहा जिससे उसकी तली नीचे की ओर दबाव से दबती हुई चली गई। ऊपर के दोनों पार्ट जो कि दक्षिण से इंडियन प्लेट के रूप में और उत्तर में यूरेशियन प्लेट के रूप में, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो उनके मध्य संपीड़न बल के कारण संपीड़न बल उत्पन्न होता है और उस संपीड़न बल के कारण उसके मध्य टेथिस भूसन्नति में जमा जो तलछट था वो तीव्र गति से उस बल के कारण ऊपर की ओर उठ करके और पर्वतीय रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सबसे ऊंचा पर्वतों का निर्माण हुआ वह ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है और जिसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और कैलाश जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ बनी और अधिक ऊंचाई के कारण ये हमेशा बर्फ से जमी हुई रहती है। तो इस प्रकार के जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है वह है ट्रांस हिमालय। और इस प्रकार से मैंने डायग्राम से भी समझाया है कि ये जो सबसे ऊंची वाले भाग है ये ट्रांस हिमालय के रूप में है और उसके दक्षिण वाला भाग है वो महान हिमालय के रूप में है। फिर उससे दक्षिण वाला भाग है वो मध्य हिमालय के रूप में है और लास्ट में जो भाग है वो शिवालिक का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निर्माण किया और आप भी एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना और कोई भी चीज़ स्पीड से अगर बोलने में आती है तो उसको रिपीट कर लिया करो।
ताकि उसको एक एक शब्द को अच्छी तरह से आसानी से डायग्राम से समझते हुए नोट किया जा सके। ठीक है, तो दूसरा हिमालय का पाठ पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ लिया पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा पढ़ेंगे महाहिमालय। महाहिमालय इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री यानी कि हिम से ढका हुआ भूभाग, अधिक ऊंचाई होने के कारण ये पर्वत चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है, इसलिए इस महाहिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिपीट करके और इसको नोट कर लेना। इसकी ऊंचाई कितनी रहती है? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत चोटियाँ इसमें सम्मिलित है। 6000 मीटर से अधिक ऊंची पर्वत जो चोटियाँ हैं वे सब इसके अंतर्गत है और वे हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई से भी मौसम हो, वे हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। अब ये पर्वत चोटियाँ हिमालय की कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, इस प्रकार की जो पर्वत चोटियाँ हैं ये सब महाहिमालय के अंतर्गत आती है और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसी महान हिमालय से भारत की बड़ी बड़ी प्रसिद्ध नदियों का उद्गम हुआ है। यहाँ पर जो हिमनद है उन हिमनदों से, इस महान हिमालय से हिमनदों का निर्माण हुआ है और हिमनदों से बर्फ पिघल करके विशाल बड़ी नदियों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो नदियों का जन्म स्थान भी इसी में है, महान हिमालय। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, फैक्ट को अच्छी तरह से समझे। आजकल लैंग्वेज से घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं और किताबों में ढूंढते रहते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं मिलता है। आप तो फैक्ट को समझो और उसी के आधार पर फैक्ट को समझ करके दिमाग में मंथन करके और फिर उसका आंसर दो। ठीक है, तो ये महान हिमालय है। इसके बाद में तीसरे नंबर का है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। देखो सबसे ऊंचा ट्रांस हिमालय, फिर इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय, ये वाला जो पार्ट है ये महान हिमालय का। फिर इसे महान हिमालय के दक्षिण में ये वाला जो भाग है ये मध्य हिमालय का है। ठीक है, इस मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। इसको मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इस लघु हिमालय का जो रचना है वह भी एक तरह से
भूगर्भ शास्त्रियों के आधार पर इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकरा जाने से माना जाता है। ठीक है, तो इसके प्रमाणों के आधार पर 33 भूसन्नति से इनका निर्माण हुआ है, परंतु भूसन्नति से जो आंतरिक शक्तियों की अंतर के आधार पर जब कहाँ पर किस प्रकार का अंतर शक्तियों का विकास हुआ, उसी के आधार पर पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई भी उसके अनुसार निर्मित हुई है और उस ऊंचाई के आधार पर ही संपूर्ण हिमालय प्रदेश को 4 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का जो हिमालय प्रदेश की श्रेणियां है उसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां है, जैसे शिमला है, मंसूरी है, कांगड़ा है, इसमें पर्वत घाटियों का निर्माण हुआ है। घाटियाँ कौन सी होती है, यानी कि पर्वत भाग के समीप वाला एक विस्तृत समतल मैदानी क्षेत्र जहाँ पर हरा भरा और वनस्पति का विकास हो जाता है, सुंदर एक तरह से प्राकृतिक दृश्य का विकास हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को पर्वत घाटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी पर्वत घाटियों का निर्माण हुआ है, जैसे शिमला है, शिमला, मंसूरी, कांगड़ा, घाटियों का निर्माण हुआ है। इन पर्वत घाटियों में एक तरह से प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है और वर्ष भर यहाँ का तापमान एक तरह से स्वास्थ्यप्रद रहता है। विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने और पर्यटक के लिए आनंद, इस मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ पर लोग आते जाते हैं और अधिक से अधिक पर्यटक उद्योग का विकास हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो केसर की जो खेती है वह इन्हीं कांगड़ा घाटी क्षेत्र में होती है। घाटी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि होती है, महीन बारीक उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर और तापमान की अनुकूलता के आधार पर फूलदार कृषि, फूलदार खेती सबसे अधिक होती है, जो कि दूर से ही एक तरह से महक देने वाली, आकर्षित करने वाली, प्राकृतिक सौंदर्य को आकर्षित करने वाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य हिमालय एक तरह से पर्यटकों के लिए मशहूर है। तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो है वह है अपने शिवालिक, जो ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान से मिला हुआ भाग है और कुछ भूगर्भ शास्त्री मैं लिख देता हूँ। शिवालिका, शिवालिका इसको बाह्य हिमालय या बिल्कुल अपर्दित हिमालय के रूप में भी जानते हैं और ये एक तरह से संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में अपर्दित पहाड़ियों के रूप में मिलता है। भूगर्भ शास्त्री इसके बारे में इस प्रकार से मानते हैं कि इनका जो निर्माण है वह नदियों के द्वारा लाए हुए तलछट के जमाव से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, परंतु यहाँ पर आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से एक तरह से भू हलचल होती रहती है, ये असुरक्षित होते हैं और यहाँ पर बाढ़ वगैरह सबसे अधिक आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो भू संचलन की प्रक्रिया सबसे अधिक रहती है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वह असंगठित अवस्था में मिलती है, तो वर्षा अधिक हो जाने पर एक तरह से तीव्र गति से प्रवाह कर जाती है
और यहाँ पर प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा होने का डर रहता है। दूसरी बात है कि इसकी जो घाटियाँ है वह एक तरह से पूर्व में इसका द्वार के रूप में कहलाती है और पश्चिम में इसको दोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पूर्वी जो घाटी है उसको हरिद्वार के रूप में और पश्चिमी घाटी है उसको दून के रूप में जाना जाता है, जिससे देहरादून दून एक तरह से उस शिवालिक का अपर्दित पहाड़ी का भाग है जो घाटी के रूप में खुलता है और इसका जो दक्षिणी भाग है वो समतल मैदान में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से समतल मैदानी क्षेत्र का विलीन होता हुआ जो पर्वत भाग है उसको शिवालिका के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये हिमालय प्रदेश की रचना और उसके बारे में अध्ययन किया। आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास से जोड़ने की कोशिश करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये फ़ायदा मिल सके सबको। ठीक है, तो इसके साथ में अपन आगे की ओर दूसरा उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इस चैनल से बने रहें, रिपीट करते हुए इसको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।